बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, यह मेरी वो दिल से दुआ जो हर रोज़ आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, असर रखती है। नाजरीन, आप लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन आज फिर भी अपना नाम बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है आज आपने पहली बार ट्यून किया हो मेट्रो न्यूज़ का मॉर्निंग शो और आप ये सोच रहे हो कि कौन मौसूफा है, नाम तो बता दो। वैसे तो ट्रिगर चल रहा होगा, हमारे शहजाद भाई जो है वो ये लगाते हैं मेरा नाम भी कहकशा फैसल, तो मैं कहकशा फैसल हूँ, आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी एक बेहतरीन और उम्दा शो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आपको जो है बहुत सारे फवाइद हासिल हो सकेंगे, बहुत सारी बातें हो सकेंगी और बहुत कुछ मालूमात आप लोगों के लिए हाजिर लेकर आए हैं आज भी। और कल के हवाले से पहले बात करते हैं थोड़ी बहुत, फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे वक्तन फवक्तन। नाज़रीन, कल की अगर मैं बात करूं तो कल जो बारिश हुई 15 से 20 मिनट या आई थिंक 25 मिनट की बारिश ने कराची के बल्दियाती निज़ाम की कलई खोल के रख दी। मतलब जो दावे थे, जो वादे थे, वो हमेशा की तरह धरे के धरे रह गए और कराची के शहरी बेचारे हमेशा की तरह अपने आप को लावारिस ही फील करते हैं, जैसे कि हमेशा करते हैं। इस दफ़ा भी ऐसा ही लगा कि शायद कुछ हुआ हो, शायद कोई ऐसे इंतजाम किए गए हों, क्योंकि दावे तो बहुत किए गए थे कि अब हम तैयार हैं, बारिशें भी होंगी तो ये भी होगा। लियाकताबाद का जो पुल है, अंडरपास जो है, वहां पर लाइट्स भी नहीं थी, पानी जमा हो गया था। और दूसरी जगहों का भी अगर मैं बात करूं तो अहवाल बहुत ही डेंजरस था। अल्लाह पाक कराची पर जो है वो रहम करे, हम दुआ ही कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और यहाँ पर अब बात करते हैं हम स्किन के हवाले से, अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। देखिए, अगर कराची की बात लेके बैठूंगी और उदाद उनकी सुनाती रहूंगी तो इतनी कहानी है, इतनी कहानी है, इतनी प्रॉब्लम्स है कि 2 घंटे कम पड़ जाएंगे और आप लोग यही सोचेंगे कि भाई कराची के बारे में कहकशा बात तो कर रही हो, लेकिन चलो अब हमें पता है जो सच्चाई है, लेकिन क्या अयां करें, दिल के जो फपोले हैं वो फोड़ने भी जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे हम अपनी स्किन के हवाले से। देखिए, स्किन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शख्सियत में आपकी जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है। इसके बगैर आपकी जिंदगी में जो है ना वो खुश क्या कहते हैं, खुश शक्ल आप नहीं हो सकते जब तक आपकी स्किन अच्छी ना हो। स्किन की खूबसूरती बहुत मैटर करती है। स्किन पर अगर पिंपल्स आ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एक्ने के बड़े मसाइल होते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत अहम मसला जो होता है वो होता है हमारे मेकअप का, क्योंकि जब हम मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं समर्स में ख़ास तौर पर, तो उसके बाद हमें पता नहीं होता हमें मेकअप रिमूव करना किस तरीके से। तो जो स्किन के बहुत सारे बेतहाशा मसाइल हैं, इन सब मसाइल को हल करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत प्यारी सहेली एस्टर सुहेल। आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एस्टर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ क्या? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। बस आप लोग टाइम ही ऐसा बताते हैं हमेशा की तरह, हमेशा की तरह टाइम, वो फिर ड्राइवर्स इतना तंग करते हैं, बस मसला ये होता है। अच्छा, तो मुझे लगा कि आप भी ये बताएंगे कि इतना पानी जमा था हमारे एरिया में। नहीं, पानी तो आपके यहाँ जमा है, हमारे एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नहीं आपके एरिया में नहीं जमा? बिल्कुल भी नहीं। बारिश एंजॉय की कल आपने? नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपने क्लिनिक पे थी, प्रोसीजर कर रही हूँ और पानी एकदम इतनी बारिश की आवाज़ आई, बट मुझे लगा हमारे क्लिनिक की कोई टैंकी जो है वो लीक हो गई और मैंने शोर शुरू कर दिया। मैंने कहा कोई नल खुला है, कोई कुछ हुआ है। मैंने कहा पानी देखो किसने खुला छोड़ा है। बाद में पता चला बारिश हो रही है, हमारा क्लोज है ना सारा, तो मुझे नहीं ज़्यादा पता चला। ओके। जब तक मुझे पता चला मैं बाहर आई, थोड़ा विंडो से झांक वांक के देखा, बारिश खत्म थी। ओके। और वैसे भी इस बारिश से मौसम भी खुशगवार नहीं हुआ। मतलब हमें लग रहा था इतनी गर्मी थी, बहुत ही हब्स थी और स्किन भी इतना ऑयल छोड़ रही थी, तो बस काम में ही आके लग गए, क्लिनिक पे बिजी थे, तो एकदम से बारिश शुरू हो गई। पता ही नहीं चला कब शुरू होती है कब खत्म होती है, पता भी नहीं चलता। ओके, जबरदस्त। ऐसे ही है भाई, कराची का यही अहवाल है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये आपने जो स्किन पे जो है ऑयल का जिक्र किया, ये 3-4 दिन से मैं भी विटनेस करी थी, बहुत ज्यादा जो है वो सीबम और बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा था। ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए, क्योंकि फेस वॉश से अगर आप बार बार मुंह धोते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है, तो क्या करें एस्टर, आप बताइए। आप इंटरनली भी इसको वो कर सकते हैं, आप विटामिन सी ले सकते हैं, खाने में भी पीने में भी। और फेस वॉश आप 2 से 3 बार करें, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा ड्राई स्किन हो जाती है तो फिर उसमें ड्राइनेस में आपको पता है रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि स्किन को क्लीन रखें, एक हाइड्रा फेशियल वगैरह लें, विटामिन सी का इंटेक करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जितना आप ऊपर से स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, आपको इंटरनली भी रखना चाहिए और पानी का इंटेक तो सबसे ज़्यादा करें।
जितना पानी का इंटेक करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका स्किन हेल्दी होगी। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं? फ्रूट्स तो वैसे सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर विटामिन सी में देखा जाए तो ऑरेंज बहुत बेस्ट है। और मेरा ख्याल है कि मैं तो सभी फ्रूट्स मेरे फेवरेट हैं, स्किन से रिलेटेड तो सभी हैं। जैसे अगर खरबूजा देखा जाए तो खरबूजा भी फुल ऑफ विटामिन सी है, वो तो खा के मीन्स आपको अपनी स्किन भी हाइड्रेट लगती है और आप खुद भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो मीन्स कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे, वैसे तो पसंद तो सभी हैं लेकिन कुछ फेवरेट्स में ये चीज़ें आती हैं। एक तो आप खुद अंदर से भी हाइड्रेट हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं, बूस्ट हो जाते हैं। विटामिन सी वैसे भी बूस्टर है, अच्छा एनर्जी बूस्टर है फॉर ह्यूमन बॉडी। तो जिसमें विटामिन सी जिस फ्रूट में है वो आप लाजमी लें। ठीक है। अच्छा, बनाना का मैंने सुना उसका छिलका भी लोग उतार के उसको भी फेस पे रब कर रहे होते हैं एज अ मास्क। हाँ, एज अ मास्क वो बेहतरीन सन ब्लॉक भी बनता है कि अगर आपने कहीं जाना है तो आप उसका मास्क बना के फेस पे लगाएं और उसके बाद आप मेकअप करके कहीं पे भी निकल सकते हैं। सन रेजेस आपको डैमेज नहीं कर सकते स्किन पे। लेकिन बात ये कहकशां कि इतना टाइम, अब देखो, अब जैसे हमने सुबह सुबह आना होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम 20 मिनट का मास्क बना के पहले लगा के छोड़ें और फिर रेडी हों। हम वैसे ही इतनी सारी चीज़ों में उलझे हुए होते हैं और लेट हो रहे होते हैं हर चीज़ में। तो वैसे बनाना बेस्ट है। खाने में भी उसमें B12 है, ऑल विटामिन है बनाना में, और उसका मास्क और ज़्यादा बेस्ट है स्किन के लिए। ठीक है। और पपाया के भी पपाया तो बहुत ही पपाया ऑब्वियसली हमारी एक तो मेन जो उसका इंग्रेडिएंट है, जो मेन पर्पस है कॉन्स्टिपेशन पे। जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होती तो वो जाहिर सी बात है आप फ्रेश रहते हो। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, आपका हेयर फॉल भी शुरू होगा, आपकी स्किन भी डल हो जाएगी, आपको जो डार्क सर्कल है, डीप आइज हैं, वो भी हो जाती हैं, हॉलो आइज होती हैं। तो इसमें ये कि आपका मीन्स, इसलिए मैं कह रही हूँ सारे जो फ्रूट्स है ना वो हमारे लिए बेस्ट हैं। सभी फ्रूट्स में कुछ ऐसे अल्लाह ने इंग्रेडिएंट्स रखे हैं कि हमारी बॉडी को सब चीज़ों की नीड है। जैसे B12 की तो बहुत ज़्यादा नीड है, इसीलिए बच्चे पैदा ही होते हैं, जैसे उनको फर्स्ट जो उनका मील होता है हम बनाना से ही स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि उसमें सभी के सब विटामिन्स होते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को B12 की नीड होती है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उसके बाद फेस पर जो है वो बारीक बारीक से जो है ना डलनेस तो आती है, बारीक बारीक दाने हो जाते हैं, मिलिया। हाँ, मिलिया हो जाता है। उसके बाद मतलब कौन सा प्रोसीजर करवाएं, क्योंकि समझ नहीं आती, लोग जो है वो कॉन्स्टिपेशन दूर करने में लगे हुए होते हैं लेकिन जो स्किन पर जो डिजास्टर आता है वो रह ही जाता है। उसके लिए हमारे पास 2 से 3 प्रोसीजर हैं। जैसे माइक्रोनीडलिंग भी है, हाइड्रा फेशियल भी है, जिसमें हाइड्रा जो है वो बेस्ट है। हाइड्रा में सक्शन के साथ वो मिलिया हम निकाल देते हैं, और अगर नहीं कोई जैसे बहुत ही स्टक हो जाता है मिलिया तो उसको फिर लेज़र से हम बंद कर देते हैं। वो छोटा छोटा मिलिया होता है, उसको लेज़र से टचिंग के साथ बंद कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप केयर करें तो दोबारा नहीं बनता, और अगर नहीं तो आपको हाइड्रा लेते रहना चाहिए ताकि स्किन आपके अंदर से क्लीन रहे। ठीक है। अच्छा, जो जैसे फिलिपाइनी आइज होती हैं, चाइनीज आइज होती हैं, उनके लिए कौन सी जो है प्रोसीजर बेस्ट होता है? वो कुछ सर्जरीज होती है ना आंखों की, जो हमारी लिड जो है वो नीचे हो जाती है और फिर सर्जरी के बाद जो है वो थोड़ी खुली खुली आंखें लगती हैं। फाइब्रोब्लास्ट। हाँ, उसके बारे में। फाइब्रोब्लास्ट ऐसा है कि वो सर्जरी में भी आता है, और प्लेक्सर से लेज़र भी जब हम करते हैं तो उसमें भी आपका कोलेजन जो है वो एक्टिव होता है। ठीक है। तो और जो सर्जरी है उसमें तो कट लगा के प्रॉपर, तो फिर आपकी आई को लिफ्ट करते हैं और लिफ्ट हो जाती है। और बाकी बोटॉक्स भी हैं, थ्रेड्स भी हैं अपर आई के, तो बोटॉक्स से भी लिफ्ट हो जाती है। लेकिन बोटॉक्स में ये होता है कि जितनी आपकी स्किन में इलास्टिसिटी होगी उतना ही लिफ्ट होगा। बोटॉक्स से ये अगर हमारे पास भी जो क्लाइंट्स आते हैं बाज़ दफ़ा ये माइंड बना के आते हैं कि जैसे हमने बोटॉक्स करवाया तो आइज यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी स्किन में जितनी इलास्टिसिटी होगी, बोटॉक्स जो है बोटोलिनियम टॉक्सिन है, ठीक है, वो हमारे मसल्स को रिलैक्स करते हैं। जितना इलास्टिसिटी होगी उतनी ही लिफ्ट होगी। बस इसमें ये हमारी जो आईलिड नीचे आ जाती है ये उससे उस तरह परमानेंट नहीं होती या लिफ्ट नहीं होती, उसके लिए आपको फाइब्रोब्लास्ट पे जाना पड़ता है। ठीक है। जो लोग जो है वो डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि ये आपकी नहीं करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जैसे ओवर एज हो जाते हैं, अबव 50-60, और बोटॉक्स वगैरह की नीड भी ज़्यादा इसी एज में पड़ती है। लेकिन फीमेल को ज़्यादा ये होता है कि हमारी ये जो आईलिड गिर रही है ये पूरी प्रॉपर इस तरह लिफ्ट हो जानी चाहिए बोटॉक्स ही करवाने से। अदरवाइज मैं तो उनको सजेस्ट करती हूँ साथ में आप थ्रेड्स करवा लें,
और उससे भी अच्छी लिफ्टिंग आ जाती है, वरना इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप फाइब्रोब्लास्ट करें। अच्छा, थ्रेड्स जो है वो फोरहेड पे हो सकती है? बिल्कुल होती है। आपको कोलेजन एक्टिव करना है ना। ठीक है। कोलेजन थ्रेड्स हैं वो आपको कोलेजन एक्टिव करने हैं, जहां आप अपने स्किन को पिंच करोगे वहां आपका कोलेजन एक्टिव हो जाएगा, चाहे वो आप माइक्रो नीडलिंग से करो चाहे आप थ्रेड से करो। फॉरहेड पे भी होते हैं, इवन हेयर के भी थ्रेड्स हो रहे हैं। हमने तो हेयर के भी इतने थ्रेड्स किए हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा रिजल्ट्स है हेयर फॉल पे भी और हेयर ग्रोथ पे भी। ठीक है, हेयर ग्रोथ के हवाले से जानना चाहूंगी, पीआरपी ज्यादा बेस्ट है या हेयर ट्रांसप्लांट? पीआरपी बेस्ट इस तरह से कि अगर जैसे हमारा बेबी हेयर है, अभी ग्रोथ है हमारे बालों की, तो हम उसको ग्रो भी कर सकते हैं, लेंदी भी कर सकते हैं, हेल्दी भी कर सकते हैं। पीआरपी मेरा ख्याल है ज़्यादा बेस्ट है कि आप अगर अभी से करवाना शुरू कर दें। जैसे मेल को जाना पड़ता है ट्रांसप्लांट पे, और अगर आप केयर नहीं कर रहे, आप बिल्कुल अपना जो स्कैल्प है प्लेन होने का वेट करें, तो फिर तो आपको ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है, क्योंकि जो आपका फॉलिकल है वो क्लोज हो जाता है। तो इसलिए फिर ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। मैंने रिसेंटली अभी सैटरडे को अपने हस्बैंड का किया है। अच्छा, वो जो स्टेटस में पिक्चर्स थी वो आपके हस्बैंड की, आपने हस्बैंड का कर रही थी। वेरी गुड। अच्छा, ट्रांसप्लांट पेनफुल है, और अगर जो जगह जो है वो नम नहीं हो रही है तो कितने इंजेक्शंस दरकार होते हैं, और उसके बाद जो है आपने स्टॉप करना होता है? क्योंकि किसी किसी पेशेंट्स के जो है जगह नहीं होते, जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, तो उनको जल्दी जो है वो नम नहीं हो रहा होता। तो इसलिए हम जो है 3 to 5 डेज पहले या 10 डेज पहले उनकी ये चीज़ें स्टॉप करवाते हैं, मेडिसिन देते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। इवन चाय कॉफ़ी का भी यूज़ नहीं करवाते। मैंने अपने हस्बैंड को शायद आज चाय दी होगी, आज उन्होंने वो भी थोड़ी सी, मैंने कहा यार अब जाहिर सी बात है, इतना लेंदी प्रोसीजर है, अब करवाया है तो 3-4 दिन आप चाय को स्टॉप करो, तो इसलिए वो करते नहीं है, लेकिन करवानी पड़ी, जाहिर सी बात है। छोड़ सकता है कोई भी, भाई हम लोग तो चाय लवर, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन 2 टाइम दिन में फिर भी चाहिए होती है। सही है, सही है। तो मतलब आपने जो है जब ट्रांसप्लांट उनका किया तो कितने इंजेक्शंस लगाए तो नम हो गया? नहीं, उसमें तो बहुत सारे लगते हैं, जैसे 3 से 4 एम्प्यूल हमारे यूज़ होते हैं, उसके बाद भी यूज़ होते हैं। एक बार जब हम ग्राफ्ट निकालते हैं, फिर ग्राफ्ट को प्लेस करते हैं, तो वो तो काफ़ी लेंदी प्रोसीजर। उसमें तो साथ साथ, क्योंकि ज़ाइलोकिन का जो असर है वो 1 से 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, तो हम साथ साथ में देते रहते हैं, नम करते रहते हैं। हमारे अभी एक जानने वाले ने कराया था, तो उन्होंने 19 इंजेक्शन लगवाए, जब भी उनकी जो है वो ये हेड जो है वो नम नहीं हो रहा था। वो लेते होंगे, अल्कोहल लेते होंगे। हाँ, वो किसी भी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि आप शराब नोशी कर रहे हैं या सिगरेट नोशी कर रहे हैं, तो चाय से भी वो है, कैफीन है ना उसमें, जो हम जो कैफीन है, कॉफी है, पानी कम पीते हैं। हाँ। तो इस वजह से भी बाज़ दफ़ा नमिंग नहीं हमें जल्दी होती। तो ये बहुत मतलब मुझे लगा कि टफ टाइम होता है आपके लिए, क्योंकि आपको जो है वो इसमें वो भी लगते हैं, मतलब टाँके भी आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आपका डोनर निकाल के उसी का जो ग्राफ हमने निकाला है वो हम पूरे स्कैल्प पे आगे जो हेडलाइन हमने बनानी होती है उस पे ही प्लेस कर देते हैं। बस प्लेसिंग में और इसमें ग्राफिंग में टाइम लगता है। ठीक है, और ये प्रोसीजर होता कितनी देर का है और कितने दिनों के बाद बाल आते हैं, और एक दफ़ा ही सेशन हो जाता है कंप्लीट, देन या तो इसकी भी सिटिंग्स होती हैं? ये तो 1 सेशन में होता है। सिटिंग्स उस वे में होती है जब आपका पूरा स्कैल्प जो है वो खाली हो जाता है, उसमें सेशन लेने पड़ते हैं, वो भी 2 सेशन। हाँ। लेकिन अगर ज़्यादातर तो आजकल देखा है कि हेयर लाइन ही जैसी जा रही होती है तो लोग करवा लेते हैं। हाँ। क्योंकि अब हेयर ट्रांसप्लांट हो भी बहुत रहा है और लोगों में अवेयरनेस आ गई है, और लोग थोड़ा से जैसे स्कैल्प खाली होना शुरू होता है तो या पीआरपी पे आ जाते हैं या ट्रांसप्लांट पे। तो ये लेंदी प्रोसीजर है, तकरीबन 8 से 10 घंटे और 11 घंटे का प्रोसीजर है। टाइम लगता है इसमें, क्योंकि आपने एक एक फॉलिकल निकालना है और उसी तरह उसको एक एक करके बहुत एहतियात के साथ बहुत अच्छे स्टरलाइजेशन उसमें आपको प्लेस करना है वापस। ठीक है, और ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है उनको ड्रिप्स वगैरह लगती हैं, आईवी लगती है या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल होश में होता है क्लाइंट, पेशेंट जो भी है तो बिल्कुल होश में है, खाना खिला रहे हैं, चाय नहीं बस पिला रहे, पानी पिए, जूस पिए, ये होता है। ठीक है, तो जो हमारे जानने वालों ने जिन्होंने जिनसे कराया है तो मतलब मशकूक हाथों में चले गए वो, और उनके साथ जो है यही तो गलती होती है ना लोगों की। हाँ। और पता भी नहीं चलता ना, अगर हम भी किसी के पास चले जाएं और कोई बहुत सारी अपनी बातें बता रहे हैं तो एक बार हम भी इम्प्रेस हो जाते हैं, अच्छा यार ये ठीक है। तो बस ये जो प्रोसीजर है, मैं तो कहती हूँ यहाँ तो आप इसको ना करें अगर आपको नहीं आता, ये क्योंकि ये बहुत उसमें डेंजर उसमें भी चला जाता है। आपने देखा होगा कुछ ईयर पहले साजिद
वालिद हसन ने करवाया था, तो उनको 3rd डिग्री जो इन्फेक्शन हो गया था, तो उसके बाद से तो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो नहीं करवाया था। तो ये होता है कि आप रॉन्ग उसमें जब चले जाते हो, आपको खुद अगर अवेयरनेस है तो आप सर्च कर लें। मैं तो हमेशा, जब भी आपने देखा मैं बात होती है, मैं यही कहती हूँ, आप पहले 3-4 जगह सर्च करें, आप अवेयरनेस लें, लोगों से लें, गूगल पे चले जाएं, देन अपनी स्किन पे, अपने स्कैल्प को, क्योंकि स्किन डैमेज हो जाती है वो भी जल्दी हील नहीं होती। अगर आपके स्कैल्प पे कुछ हो जाता है वो तो और ज़्यादा नाजुक एरिया है। बिल्कुल, उनका तो पूरा चीज़ों को तो बहुत उसमें जाके करना पड़ता है, उनका तो स्टरलाइजेशन का ख्याल रखना पड़ता है और हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो नकालों से होशियार रहें आप लोग। और यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोग कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराते सब। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम मुस्कुराते सब। बढ़ते हैं एस्टर की जानिब। अच्छा एस्टर, तो मतलब ट्रांसप्लांट से बेहतर जो है आप कह रही हैं कि पीआरपी है? पीआरपी बेस्ट है। ठीक है, पीआरपी किस तरह से किया कहती हूँ, वैसे तो चलो ट्रांसप्लांट भी ठीक है, 1 टाइम जो है ये प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन बेहतर ये ना कि आप पहले ही केयर करना शुरू कर दें, आपको इस स्टेज पे आना ही ना पड़े, तो पीआरपी के रिजल्ट ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और वो कौन से लोग हैं जिनके ना पीआरपी हो सकता ना ट्रांसप्लांट हो सकता? मतलब पूरा सर अगर जो है पूरा प्लेन जब हो जाते हैं, बिल्कुल ना हमारे पास डोनर बचता है, अगर किसी का डोनर भी बिल्कुल लाइट है तो वो भी ग्रो नहीं करता। अगर कोई, हाँ ये भी बात क्लियर कर दूं, अगर लोग ये समझें कि हम करवा लेंगे, पहले उनको अपने पहले से भी पीआरपीयां करवाना शुरू कर दें तो बेहतर है। पहले ही आपका डोनर हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली आपका फॉलिकल हेल्दी लगेगा और आपका बाल हेल्दी ग्रो करेगा। अगर तो आपका डोनर ही हेल्दी नहीं है, जो स्कैल्प इससे निकालते हैं हम डोनर एरिया से, तो अगर आपका डोनर ही हेल्दी नहीं है तो वो भी आपका ट्रांसप्लांट भी ज़ाया जाएगा, जो आपका टाइम है, जो आपका सारा आपने वो किया है, ये सब चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं फिर। इससे बेहतर है कि आपके डॉक्टर को पहले ये बताना चाहिए कि आपका डोनर हेल्दी नहीं है, आप पहले इसको हेल्दी करें, जो सप्लीमेंट्स है वो दें और उसके बाद वो स्टार्ट करें, पीआरपी स्टार्ट करें, देन आपका पीआरपी स्टार्ट वो ट्रांसप्लांट हो सकता है। ठीक है, और कोई भी सेशन या ऐसा ट्रांसप्लांट और पीआरपी है, उससे पहले डॉक्टर के पास आप कंसल्टेशन के लिए जाएं, और फिर जो तमाम चीजें अशिया का आप इस्तेमाल करते हैं, जो सिगरेट नोशी करते हैं, तो उनको ये स्किप कराई जाती है 10 डेज पहले, 10 डेज पहले स्किप करवाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप जाके शुरू हो गए, आप बैल मुझे मार, चले भैया मुझे प्रोसीजर कराना है, आप मेरा प्रोसीजर कर। नहीं, उसमें पता है क्या होता है कि हमारा जो है वो ब्लड थिन होता है ना, तो फिर ब्लीडिंग नहीं रुकती, फिर करने वाले को बहुत प्रॉब्लम होती है, खुद पेशेंट को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ। जब ब्लड लॉस ज़्यादा होता है तो बेहतर ये है कि चीज़ों को, अगर आप एक प्रोसीजर पे जा रहे हैं तो उसकी तैयारी में रख लें, आपको 1 मंथ पहले से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल। आप अपनी डाइट अच्छी लेना शुरू कर दें, जूसेस का यूज़ करें और अपने सप्लीमेंट्स लें अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग। अपने पीआरपी 4 तो मेरा ख्याल है होनी चाहिए बिफोर ट्रांसप्लांट। ठीक है। अच्छा, इतनी ज़्यादा एस्थेटिक्स में एडवांसमेंट आ गई है, तो क्या आई कलर चेंज करने का कुछ आया है अभी तक? आया है, यूके में आए हैं। मेरी ही एक बड़ी प्यारी फ्रेंड हैं, वो वहाँ पे कर रही हैं और वो कह रही हैं कि वो यहाँ पाकिस्तान में भी बनाएंगी, कराची में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप जब भी यहाँ बनाएंगी और वो करेंगी मेरे साथ मिलके स्टार्ट, तो वो मैंने उनसे सीखना। मेरा इसके ऊपर क्रेज है, बाकी तो चलो हमने सीखा है, सीख रहे भी हैं, कर रहे हैं, लेकिन उसका है करना है। वो तो जब रिजल्ट्स भेज रही होती हैं, दिखा रही होती हैं, बता रही होती हैं, वही सुन के इतना वो हो रहा होता है कि यार बस ये अब जल्दी जल्दी आ जाए, हम भी सीखें इनके साथ खड़े होकर। जबरदस्त। मतलब उसके बाद आपको लेंसेज लगाने की जरूरत नहीं? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उन्होंने अभी जब वो आई थी, अभी रिसेंटली मेरे ख्याल है 15 डेज हो गए पहले वो मेरे पास आई, तो उनका अपना आई कलर चेंज हुआ था। इतनी प्यारी वो लग रही थी, मीन्स वो एक कलर नहीं होता ना, वो रेड है ना ऑरेंज है। हाँ। उन्होंने वो अपना किया हुआ रस्ट, जिसे रस्ट कलर कहते हैं उनमें, और वो वैसे ही यूके में रह के वैसे इतनी प्यारी हैं। हाँ। क्या उनका कलर है, क्या उनकी स्किन है, वहाँ पे आपको पता है ऐसी चीज़ों का वो नहीं है, पोल्यूशन वगैरह इतनी वो नहीं है, तो उनके ऊपर जो रस्ट कलर लग रहा था वो तो बहुत ही क्लास लग रहा था। वाह, जबरदस्त। और आई कलर चेंज हो जाना, तो ये तो अचानक से मेरे दिमाग में ये सवाल आया, तो मैंने हो रहे वाह, यहाँ नहीं अभी तक आया, और मेरा ख्याल है कुछ डॉक्टर रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं,
तो बाकी जो मेरी फ्रेंड है वो एक्चुअल में वो मेरी क्लाइंट है। ठीक है। तो आईफो वगैरह मुझसे करवा के गई, काफ़ी इम्प्रेस भी हुई क्योंकि वो स्टडी में थी डर्मेटोलॉजी की। तो वो फिर जब करवा के गई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम यहाँ यूके में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं तो उनका वेट कर रही हूँ कि वो कब आके पाकिस्तान में बनाएं और मैं उनके साथ मिलकर ये स्टार्ट करूँ। हाँ, हम भी वेट कर रहे हैं कि एस्टर आके बताएं, सीखे और Exactly. और हम जाए करवाने। नहीं बहुत ज़बरदस्त लगता है वो। अच्छा, और लेंसेज की नीड नहीं पड़ती ना फिर। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोगों को ये होता है ना कि हम भाई हमारी आंखें जो है प्यारी तो अल्लाह पाक की तरफ से हैं, लेकिन और खूबसूरत हो जाए, खूबसूरती को और इनहेंस करने की इंसान कोशिश करता रहता है। और क्या क्या चीजें जो है वो एडवांस हुई हैं? अभी तो ये मेरे सामने आया है एक, जो कि यहाँ अभी तक पाकिस्तान में नहीं हो रहा, या मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ये चीज़ भी हो रही है। ओके। तो आई कलर का है, बाकी तो वही प्रोसीजर्स हैं, वो मशीनें नहीं आ गई हैं, घूम फिर के हो वही रहा है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो चलती आ रही हैं मेन वही हैं। जैसे PRP वगैरह है, अब वो उसको एडवांस में ले जाएं या नाम चेंज कर दें, वो और चीज़ है। ठीक है। नाम चेंज हो रही हैं, चीज़ें वही हैं, सेम है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो है वो बेस्ट हैं। ये इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेन जो है इसका PRP का तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, चाहे किसी भी पर्पज़ के लिए आप कर लें। ठीक है। PRP फेस के लिए कर लें, स्कैल्प के लिए कर लें, नेक के लिए कर लें, स्ट्रेच मार्क्स के लिए कर लें, हैंड एंड फीट के लिए कर लें, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मीन्स ये एक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट में माना जाता है। ओके। आज एस्टर हम जानते हैं आपके सफ़र के बारे में। आज हम ये जानना चाहते हैं आपने कब से सफ़र का आगाज़ किया था? एस्थेटिक में मैंने 2012 से किया, और ग्लोबल मेडिकल जो है हमारी जो अल्सांते की चेन है, मैंने वहाँ से किया, दुबई की चेन है वो। Okay. और यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया अपना, फिर ऑन एंड ऑफ हम लोग ट्रेनिंग्स के लिए भी जाते रहे, दुबई वगैरह जाते रहे, वहाँ से की। फिर मेरी एक प्रोडक्ट की कंपनी है फॉरएवर लिविंग की, तो उनके लिए भी वहाँ पे मैं सुपरवाइज़र हूँ। वहाँ उसके लिए भी, उनकी ट्रेनिंग्स के लिए भी हमारा जो सक्सेस डे हुआ वहाँ पे मैं दुबई गई, उनके लिए साथ में ये एस्थेटिक अपने कोर्सेज करके आई, चीज़ें की। और हमारी जो यहाँ वाली डॉक्टर्स हैं उनके साथ मिल के हम लोगों ने कॉस्मेटिक स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये करते फिर जॉब्स पे तो थे ही थे। अभी मुझे मेरा अपना क्लिनिक बनाए हुए 2 इयर्स हो गए, बाकी तो मैं अपनी डॉक्टर्स के साथ जॉब कर रही थी और प्रैक्टिस में थी। ठीक है। यही फील्ड क्यों चुनी? यार ये कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाती हैं। मैं शायद पता नहीं चाहती नहीं थी, या ऐसे ही था, बस ऐसे ही आ गई। तो बाद में मुझे क्रेज़ होने लग गया, मैं देखने लगी अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा ये भी हो रहा है। फिर वो आते इसी में आ गई। मैंने कहा यार ये ज़्यादा बेस्ट है। वो ऊपर वाला जो है ना, वो आपकी ट्रेनिंग जो है वो करवा रहा होता है, आपको पता नहीं होता, आपको लगता है कि आप ऐसे ही जो है वो ये प्रोफेशन कर रहे हैं, कभी कभी दिल भी नहीं लगता। मुझे जैसे हम जॉब पे थे अल्सांते में, तो चलो यार कैविटेशन कर लो, जो फैट रिड्यूस होता है, बॉडी कंटोरिंग होती है ना, तो कैविटेशन कर लो, ये कर लो। वो 45 मिनट का प्रोसीजर था। मैं न्यू थी, जब आप जूनियर होती हैं और किसी जगह नए जाते हैं तो जो नया बंदा आता है उसी को रगड़े में डाला जाता है। तो 45 मिनट, तो 45 मिनट का तो सिर्फ वो प्रोसीजर था। उससे पहले जो मेजरमेंट थी, जो सारी तैयारी थी, मीन्स 1 आवर से ज़्यादा मेरा लग जाता होता। तो मीन्स मैंने वो इतनी करती थी कि पहले शुरू में तो मुझे वो लग रहा यार इतनी मेहनत मीन्स उसका प्रोब और उसका जो सक्शन होता था ना, मीन्स उसके सक्शन को अपने हैंड में रखना होता था। तो मीन्स मेरी इतनी मेहनत लगती थी, मैं कहती थी लोगों का वेट कम हो या ना हो, मेरा ज़रूर हो जाता था। मीन्स मैं 4 क्लाइंट कर लेती थी ना, तो मैं लगता था बस मैं तो ख़त्म हो गई। लेकिन आहिस्ता जब मैं चीज़ें देखने लग गई, लेज़र्स, हाइड्रा, सारी चीज़ें, मुझे फिर क्रेज़ होने लगा। फिर मैंने इसमें खुद से इंटरेस्ट लिया, फिर मैंने सर्च किया मैं कहाँ जाके ट्रेनिंग्स कर सकती हूँ। जो भी कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है कराची में, मैं वहाँ पहुँच जाती थी, कहीं ट्रेनिंग हो रही है मैं वहाँ पहुँच जाती थी। फिर बाकायदा कॉस्मेटिक का मैंने डॉक्टर सुमैया से जो है वो ट्रेनिंग की। तो आज उनकी दुआओं से, उनके साथ से मैं आज भी उन्हीं का नाम लेती हूँ कि वो मेरी टीचर हैं और हमेशा रहेंगे। अभी भी कोई किसी भी जगह फंसती हूँ, कुछ भी होता है, मैं उन्हीं को कॉल कर रही होती हूँ, मैसेज कर रही हूँ, डॉक्टर ये चीज़ है, डॉक्टर ऐसी चीज़ है, अब मैं क्या करूँ। माशाल्लाह। तो जबकि सब मुझे कहते हैं नहीं आपका तो 12 ईयर्स से आप है इस फील्ड में, आपको नीड नहीं है, आप ये करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये एस्थेटिक है। हाँ। इसमें सीखते रहना है और हर फील्ड में सीखते रहना चाहिए, सिर्फ एस्थेटिक में नहीं। मीन्स हर जो भी आप काम कर रहे हैं वो समंदर है आपके लिए। जैसे अगर
पार्लर का काम है, बिल्कुल सैलून में, उसमें न्यू चीजें आ रही होती है, न्यू मेकअप आ रहे हैं। अब वो जैसे पुराने जमाने वाले मेकअप है वो नहीं चल रहे, न्यू बहुत सारी चीजें आ गई, तो सीखना चाहिए। हर टाइम आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस लेनी चाहिए अपने सीनियर से, अपने जो आपके नियर बाय कोई भी हैं, आप किसी से भी। आप स्टडी तो आपका ये है कि रुकती नहीं है कभी भी, और ना ही रोकनी चाहिए। अगर कोई ये कह दे ना कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ और सिर्फ मैं हूँ, तो वो तो मेरा ख्याल है वही बंदा गलत कह रहा है, वहीं से उसको ये गड़बड़ शुरू पता चल जाता है कि हाँ, ये एक्सपर्ट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम कभी उस किसी भी अपनी फील्ड में उस तरह एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते हैं। ये मेरा मानना है, पता नहीं अब बाकी लोगों का क्या है, मेरा ये मानना है कि नहीं हो सकते। हम नई चीजें आती जा रही हैं, हम मैं वो एक बता रही हूँ ना कि पीआरपी वही है, सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं, तरीके चेंज हो रहे हैं, मशीनों के साथ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो इंजेक्टेबल पीआरपी का रिजल्ट है ना, वो मशीनों का भी नहीं है, वो सिल्फिम का भी नहीं है, वो माइक्रो नीडलिंग से भी उस तरह का रिजल्ट नहीं है। माइक्रो नीडलिंग से उस वे में जाके करते हैं जब बहुत ज़्यादा डीप स्कारिंग हो, लेकिन अगर एंटी एजिंग है, आपको स्किन पे ग्लो रखना है, आपको स्किन को हेल्दी रखना है, तो जस्ट एक इंजेक्टेबल पीआरपी आप करवाते रहें, आपकी स्किन में कोई मसला मसाइल नहीं रहेगा। ठीक है, आपने बॉडी कंटूरिंग की अभी बात की कि वो प्रोसीजर होता है, वो होता किस तरह है और उसको करवाने के बाद कितनी जो फीसद बॉडी जो है वो फैट रिड्यूस हो जाता है? फैट रिडक्शन है, और बॉडी जो है उसमें हम बॉडी को मीन्स एक तरह से ये समझ लें कि बॉडी शेपर है, उसमें हम बॉडी को शेप देते हैं कंट्रोल करके। फैट भी रिड्यूस होता है उसमें, आरएफ है, रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें, और जैसे मैंने बताया था कि फेस पे करते हैं उसी तरह हम बॉडी पे भी करते हैं, जिसमें हमारे पास टमी वगैरह और थाइस के क्लाइंट्स जो है वो ज़्यादा आते थे। ठीक है, और वो एक क्या नाम था, मुझे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा और डिस्कस करूँ, नाम याद नहीं आ रहा, उसके लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो नाम याद करके बताती हूँ। एस्टर को आप लोग कहीं जाएगा, मैं देखते रहिए मुस्कुराती हूँ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। और मुझे याद आ गया उस प्रोसीजर का नाम, लाइपोलाइसिस की बात कर रही थी मैं। ये लाइपोलाइसिस किस तरह से होता है एस्टर? लाइपोलाइसिस भी फैट रिडक्शन है। अब जो मैं उस मशीन की बात कर रही थी ना, तो अब मुझे जो उससे बेहतर लगता है वो लाइपोलाइसिस लगता है, कि जब हम डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट फैट को जो है वो हिट करता है, जो स्टबन फैट होता है लाइपोलाइटिक के जो इंजेक्शन है, तो जब फैट को डायरेक्ट वो हिट करता है और उसको रिड्यूस करता है, फैट को मेल्ट करके आपके लिम्फोसिस में जाता है, तो बाय यूरिन ये निकलता है। तो मैं उस जो बॉडी कंट्रोल की मशीन है, मैं उससे ज़्यादा इसको प्रेफर करती हूँ। अच्छा, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है वो 10 to 15 डेज रहता है, और इसका ऑन एंड ऑफ आपको आता ही रहता है, बल्कि 2 वीक्स में आपका बिल्कुल फैट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके साथ अगर हम स्लिमिंग ड्रिप दे दें तो वो और अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो ओवरऑल बॉडी पे चली जाती हैं। ओवरऑल बॉडी में जो हमारा बेबी फैट होता है वो निकल जाता है, हमारे ब्लड में जो फैट होता है वो निकल जाता है। तो स्टबन फैट के लिए हम लाइपोलाइटिक करते हैं। ठीक है, तो मीन्स वो टारगेट एरिया पे होता है, चिन पे हो गया, फेस पे हो गया, आर्म्स पे कर लिया, और जो हमारा ब्रा फैट है उस पे कर लिया, लव हैंडल्स पे कर लिया, थाइज और टमी पे। ठीक है, मीन्स ओवरऑल अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है आपका स्टबन फैट है तो आप उस पे करवा सकते हैं। मतलब एक ढीठ वजन, जो आपकी चर्बी अटक गई है, चिपक गई है और वो जाती ही नहीं है, क्योंकि आप जितना भी जिम कर लें, जितनी एक्सरसाइजेस कर लें, वो एक कुछ तरीके के वो फैट होता है, वो दिख ही रहा होता है आपको, और हाई बबल की टाइप बन जाता है, और वो नहीं जाता बिल्कुल। ड्रिप से भी उस तरह नहीं जाता, ड्रिप से बहुत स्लो उसमें जाता है। लेकिन बेहतर है कि उसके लिए आप वो करवा लें, लाइपोलाइटिक करवा लें, और लाइपोलाइटिक के साथ साथ ड्रिप्स जब लग जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसीजर के बाद कोई वीकनेस तो नहीं फील होती? क्योंकि जाहिर सी बात है, फैट्स जो है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है, तो कोई ऐसा लगता है कि लोग शिकायत करते हैं कि वीकनेस हुई है कुछ? आपको पता है, ये तो मैं खुद करवा चुकी हूँ। हाँ, ये तो कुछ नहीं इसमें ये होता है, बल्कि आपका जो फैट है ना हमें लेजी कर रहा होता है, पता है। एग्जैक्टली। और हमारे टॉक्सिन जब रिलीज हो जाते हैं तो हम और एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो मैं तो जब लगवाती हूँ सेम टाइम पे थोड़ा सा नोजिया वगैरह फील हो रहा होता है, क्योंकि एक जो प्रोसीजर है वो हमें हिट कर रहे हैं, हमें टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें उस टाइम पे हमें नोजिया वगैरह फील हो रहा होता है। बस उसके बाद तो सेकंड डे तो और एनर्जेटिक हो जाते हैं, जहाँ 4 काम करने होते हैं 10 कर रहे होते हैं। हिरन लगते हैं, यहाँ से वहाँ लाइट वेट हो जाता है ना। हाँ। तो इसलिए लड़कियां जो दरख्तों पे भी चढ़ जाएगी बोलेंगे हम इतने हल्के हो गए,
पंछी बन गए हम यहाँ भी उड़ जाए वहां भी उड़ जाए, ये अच्छी बात है। वैसे आपको जो ये जो स्टबन फैट होता है ना, या फैट किसी भी किस्म का हो, हाँ, ये आपको वैसे भी लेजी कर देता है, हो जाती है आपको। बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर उसमें और 10 चीजें हो जाती हैं, जैसे आप हाई बीपी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, शुगर की तरफ आना शुरू हो जाती हैं हम। तो इसमें ये है कि अगर मैं एक और चीज़ भी शेयर करना चाहूँगी अपने नाज़रीन से कि मैं भी, जैसे अब मेरा काम ज़्यादा बैठ के करने का है या खड़े होके करने का है, तो मेरा वॉक और मेरा जो डाइट है वो उस तरह नहीं हो पाती। तो जब से मैंने ये लगवाना शुरू की, तो अगर चले उस वक्त तो मैंने 8-10 ड्रिप्स लगवाई, 8 kg मैंने कम कर लिया। अब मैं इसको ऑन एंड ऑफ लगवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, वेट तो वेट है ना, अगर हमने कम कर लिया तो वो दोबारा बढ़ जाता है। हम खा भी रहे हैं, खा के बैठ के घंटों काम कर रहे हैं, खड़े होके घंटों काम कर रहे हैं, लोअर बॉडी पे वेट आ रहा है, तो मेरा होने लग गया था बीपी हाई। अब जब मैंने कोलेस्ट्रॉल वगैरह करवाया तो मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। तो अब ये नहीं है कि मैंने ड्रिप्स लगवाई हुई है तो कम हो गए तो कम ही रहेगा, मीन्स वो बढ़ेगा नहीं। जाहिर सी बात है, मैंने एहतियात नहीं की तो फिर से बढ़ना शुरू हो गया। तो अब वो माशाल्लाह से अब मेरा बीपी भी जो है वो सही रहने लग गया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो गया। तो ऑन एंड ऑफ जब मैं इसको लगवाती रहती हूँ तो वो और अच्छा हो जाता है। तो इसका इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर लगवाएं स्लिमिंग ड्रिप्स को, बल्कि ये आपका बहुत उसमें चीज़ों में हेल्प आउट करता है कि आपको शुगर की तरफ नहीं जाने देता, क्योंकि इसमें आपको भूख नहीं ज़्यादा लगती, वरना जितनी ज़्यादा आपको भूख लगती है आपका जो शुगर लेवल है वो उतना ज़्यादा रेज होता है। तो आपका अगर बीपी का प्रॉब्लम है और स्पेशली हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो उसमें तो आप लाजमी लगवाएं। पहले अपना कोलेस्ट्रॉल लेकिन चेक लाजमी करवा लें। मगर मसला यही है ना कि आपने इनिशियल स्टेज पे ही जो है इस फैट को बढ़ने नहीं देना। अगर आप ओवरऑल मोटे हो गए, ओवरऑल चबी हो गए, तो फिर कौन सा प्रोसीजर करवा सकते हैं? फिर स्लिमिंग ड्रिप्स ही, स्लिमिंग ड्रिप्स भी, और फिर तो ये तीनों प्रोसीजर जो हैं वो हमारे साथ साथ चलते हैं, जैसे लाइपोलाइटिक भी, क्योंकि उसमें स्टबन फैट लाजमी बनना शुरू हो जाता है, और स्लिमिंग ड्रिप्स और आरएफ। अच्छा, जो बहुत ज्यादा लोग जो है ओबिसिटी की जानिब चले जाते हैं, उसके बाद जब वो वेट रिड्यूस करते हैं तो स्किन लूज हो जाती है, पूरी बॉडी जो है वो हमारा वो हो जाता है, खुल जाता है, वो बॉडी लाइक बलून। अगर बलून को आप पहले देखें, वो उसकी स्किन कितनी वो थिक सी होती है, आप उसमें 2 से 3 बार हवा भर दें, वो उसकी भी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। तो हमारा भी यही है कि उसमें बाद में जब लूजिंग आ जाती है, फिर टाइटनिंग के लिए प्रोसीजर करने पड़ते हैं। ठीक है, हाइफो दे दिया या थ्रेड्स कर लिए या योगा बता दिया, या आप अच्छी एक्सरसाइज भी, कुछ लोगों को तो इतनी अच्छी एक्सरसाइजेस पता होती हैं, वो एक्सरसाइज से अपनी स्किन टाइट कर लेते हैं। अदरवाइज तो थ्रेड्स और हाइफो करवाना पड़ता है। हाइफो पूरी ओवरऑल बॉडी पे भी हो सकता है? ओवरऑल बॉडी पे होता है। ओके, तो ये कितने दिन में प्रोसीजर आप लोग कंप्लीट करते हैं? सेशंस होते हैं और कितने दिन में रिजल्ट दिखता है? सेशंस में भी करते हैं और वन टाइम में भी हो जाता है, और एक हाइफो के बाद 3 मंथ्स के बाद इसको दोबारा हम जो है वो करते हैं, सेशन देते हैं। तो 3 सेशन होते हैं, फिर 2-3 इयर्स आपके आराम से निकल जाते हैं। साथ साथ में अगर आप योगा करते रहें या अपनी एक्सरसाइज को साथ में रखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल। और आज तो ये हसीन इत्तेफाक जो हुआ है कि मुझसे जो कैमरा शिफ्ट होकर एस्टर पे जा रहा है, तो हमारे कपड़े जो है वो इंतहाई तौर पे सेम लग रहे हैं। थोड़ा बहुत फर्क है कलर में, लेकिन स्क्रीन पर वो ऐसा आ रहा है कि आज हमने ट्विनिंग कर ली है। तो आज हम सहेलियों ने जो है, ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने प्री प्लान कुछ भी नहीं किया, ये एक हसीन इत्तेफाक हो गया है जो मैं कब से जो है स्क्रीन पर देख रही हूँ, एलसीडी पर मैं यही सोचूं, एस्टर तुमने भी यही कलर पहन लिया, मैंने भी यही कलर पहन लिया, सेम हो गया। हालांकि हमारी कोई बात नहीं हाँ, कि तुम क्या पहन, ट्राउजर्स भी सेम ही हो रहे हैं। ये देखिए, कोई बात नहीं, वी आर सिस्टर्स ना, तो फ्रेंड्स आर सिस्टर्स। तो हमने माशाल्लाह आज जो है दिल को दिल से राह होती है। यही बात है। हम मतलब हर खवातीन जो है वो एक दूसरे से नहीं जलती। ये जो लोग कहते हैं कि खवातीन ही खवातीन की दुश्मन होती है, या जो है वो आपस में जो है वो जेलसी फैक्टर होता है, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। जब आप एक खुश इखलाकी से और खुशनूबी से किसी से मिलते हैं तो आपकी दोस्तियां भी बहाल हो जाती हैं, आपके रिश्ते भी बहाल हो जाते हैं, और आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो जो है उसको बूस्टर मिलता है। तो स्किन का बूस्टर क्या होता है एस्टर? स्किन का बूस्टर है आपकी स्माइल। जैसे आप स्माइल करती रहती हैं, मैं कहती हूँ सारे ऐसे स्माइल करते रहें तो आपकी स्किन बूस्ट रहेगी। और माशाल्लाह कहकशा की स्किन अच्छी है क्योंकि ये हंसती मुस्कुराती रहती है।
अच्छा ये तो एक वो और ऐसे ही रहना, ये एक मुहावरा बन गया था कि स्किन का बूस्टर क्या है एस्टर। जब मैंने बोला तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ यार ये तो बड़ी अच्छी लाइन बन गई है। तो ये अच्छा है वैसे, जो लोग ज्यादा स्माइल करते हैं वैसे भी वो वैसे ही इनर भी उनका ब्यूटी होता है, क्योंकि आप जब खुश रहते हैं, खुश भी आपको रहना आजकल के जमाने में बहुत मुश्किल काम है, और स्किन भी अच्छी रहती है, आपका मूड भी अच्छा होता है। अगर आप अजीब सा एक रोती हुई शक्ल के साथ कहीं पे भी जाएंगे, चाहे स्किन कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपके चेहरे लग रही होती है, बिल्कुल डल लग रही होती है। और बेहतर ये है कि आप खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। बिल्कुल। और स्किन पे जो डलनेस आ जाती है एस्टर, उसको रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसीजर करवा सकते हैं? यार डलनेस का अब ये पता हो कि डलनेस किस वजह से है, आप किसी वजह से परेशान हैं या इंटरनली आप वीक हैं, तो आप या तो अपने टेस्ट करवाएं या अपनी स्किन को अगर आप अपने डॉक्टर से एनालाइज करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जैसे हम बाहर निकल रहे हैं और पोल्यूशन है, हमारे पास धुआं धूल मिट्टी इतनी है, तो उसमें आप जाके एक अपना हाइड्रा फेशियल ले लें, आप अपना एक फेशियल ले लें, आप उसमें फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है। और फेशियल मेरे ख्याल केमिकल फ्री लें तो ज़्यादा बेहतर है। हाइड्रा फेशियल से स्किन हाइड्रेट भी हो जाती है, उसमें ये होता है स्किन एक्सफोलिएट भी होती है, आपकी जो डेड लेयर ऊपर आ जाती है स्किन पे पोल्यूशन वगैरह की वजह से वो भी उतर जाती है और आपकी स्किन हाइड्रा फेशियल से फ्रेश भी हो जाती है। ठीक है। अच्छा जेंट्स हजरात जो हैं उनकी स्किन ज्यादा टैन हो जाती है, खवातीन की पेश नजर, तो जेंट्स हजरात को कौन कौन से प्रोसीजर्स करवाने चाहिए? क्या जो है वो हाइड्रा जेंट्स भी करवा सकते हैं? बिल्कुल करवाते हैं, और हमारे पास तो बहुत ही जेंट्स आते हैं जो करवाते हैं, और इनकी वाकई स्किन को ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि ना सनब्लॉक बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं और विदाउट हेलमेट भी बाइक पे सफ़र करना, तो स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही होती है। तो मैं तो फीमेल की बजाय मेल को कह रही थी कि आप लोग तो लाजमी 15 डेज़ में एक हाइड्रा फेशियल लाजमी लें, क्योंकि स्किन वरना तो फिर वो इतने मिलिया बन रहा होता है, एक्नी की शक्ल इख्तियार कर रहा होता है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है उनकी स्किन। और जब एक्नी बनती है तो ये लोग भी उसी तरह केयर नहीं कर पाते हैं, वो स्कार्स में चेंज हो जाती है। फिर स्कार के लिए जो है वो आपको पता है फिर लेंदी प्रोसीजर्स पे जाना पड़ता है। तो आजकल लोगों में अवेयरनेस है, लोग करवा रहे हैं, और हाइड्रा फेशियल तो हर जगह पे हो रहा है अब तो, और अच्छी बात है, करवाना चाहिए, अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। मैं कुछ लोग हैं जैसे कहते हैं कि जी पता ना चले हम क्या करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है। मेरा नहीं ख्याल, ये अपनी केयर है, ग्रूमिंग है, और अपनी केयर करना हर किसी का राइट है, और करवानी चाहिए और करनी भी चाहिए खुद भी। ठीक है। अच्छा ये जैसे जेंट्स हजरात की स्किन का जिक्र हो रहा है, तो वो उनकी स्किन क्योंकि हार्ड होती है, हम खवातीन की मतलब अगर आप डिफरेंशिएट करें तो खवातीन की पेश नज़र उनकी स्किन हार्ड होती है। अच्छा जेंट्स हजरात के जो हैंड मूवमेंट होते हैं ना अपना फेस को स्क्रब करने के, वो बेचारे उनको शायद पता नहीं होता, या पता भी चल जाए तो वो इतना अपने फेस को रगड़ते हैं, इतना रगड़ते हैं गोरा होने के चक्कर में, कि जब वो फेस धो लेते हैं उसके बाद जब देखते हैं तो रेडनेस होती है। हकीकत है वाकई। ये जो है एक तो हैंड मूवमेंट्स क्या होनी चाहिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि खवातीन को तो फिर पता होता है, लेकिन जेंट्स हजरात को नहीं पता होता वो। अब मेरे हस्बैंड ने कहना और मेरे पीछे पड़ नहीं आपको पता है मैं ज्यादातर अपने घर से ही रिलेट करती हूँ चीजें, जैसे वेट कम की, एक्ने की, तो मेरे हस्बैंड भी ऐसे इतनी जोर जोर से रगड़ रहे होते हैं फेस, तो जब वो बाहर आते तो पूरा रेड हो रही होती है चीक्स में। यार इतनी लूज हो जाएगी ना स्किन, और हो भी रही है। मैंने कहा इतनी लूज हो जाएगी फिर आप बोलोगे मुझे ये कर दो वो कर दो। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करना आपका। अच्छा वो बेचारे मासूम भी इतने होते हैं, उनको लगता है हम गोरे हो गए, मतलब रेडनेस आ जाती है तो वो कहते हैं हम गोरे। बाहर से होके आएंगे ना तो सारा वो डस्ट और पोल्यूशन, और मुझे कहेंगे देखो मेरी स्किन कितनी गंदी, उसके बाद जो रगड़ा लगाते हैं स्किन को, उसको देख देख के तो मैं इतना वो हो रही हूँ, तो यार बस कर दो नहीं तुम्हें नहीं पता वो मट्टी चलेगी मेरी स्किन अब मट्टी इतनी उससे थोड़ी जाएगी, अब आराम से भी चली जाएगी। तो वरना तो मैंने घर में हर चीज़ इनको ला के रखी हुई है, हल्का सा स्क्रब कर लिया करो, ये कर ले वो कर ले, लेकिन वो जो साबुन से रगड़ा लगाते हैं ना, नहीं वो मासूमाना जो हरकत है मर्द हजरात जो है वो कर गुजरते हैं, उनको लगता है कि अच्छी जाएगी। लेकिन यहाँ पे पैगाम यही देना है कि इस तरह से नहीं क्या करें, जितनी जेंटली और मतलब हल्के हाथ से आप मसाज करेंगे वही ज्यादा बेहतरीन होता है आपकी स्किन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया एस्टर, आप आई और आपने आकर हमें बहुत सारे मसाइल से निजात दिलवाई। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात है इंशाल्लाह। नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया है न्यूज ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह मेट्रो न्यूज।